हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ क्लास की सोशल स्टडीज़ का लेसन नंबर 5 ओशियंस। Oceans are the largest reservoir of water on earth. Saline water bodies are located all around the continents. Approximately two-thirds of the surface of our earth is covered with oceans. It is for the reason that from space our planet earth looks like a blue ball. Continents divide this water body into Pacific, Atlantic, Indian, Southern, and Arctic Ocean. These five oceans are the extension of one vast, boundless वाटर बॉडी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन पर पानी का सबसे बड़ा स्रोत ओशियंस हैं और हमारे सभी 7 कॉन्टिनेंट्स चारों तरफ से खारे पानी से घिरे हुए हैं और हमारी धरती का लगभग 2/3 हिस्सा पानी है। यही वजह है कि दूर से देखने पर हमारी अर्थ एक ब्लू बॉल की तरह दिखती है। और कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो इन वाटर बॉडीज़ को 5 बड़े बड़े ओशियंस में डिवाइड करते हैं, जिसका नाम है पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न एंड आर्कटिक ओशियन। और ये धरती पर 5 ओशियंस हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं ओशियंस एंड सी। सीज आर अ पार्ट ऑफ ओशियंस। समुंदर जो होता है वो ओशियन का ही एक पार्ट होता है। सी or ocean water touch the coastal area of continents. For example, the water of Indian Ocean that joins the western coast of India is called Arabian Sea. तो ओशियन यानी महासागर का वो पानी जो किसी महाद्वीप के कोस्टल एरिया, पानी के पास के एरिया से टकराता है, उसको समुंदर कहते हैं, उसको सी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडियन ओशियन का वो पानी जो वेस्टर्न कोस्ट यानी इंडिया के वेस्टर्न पार्ट के साहिल से टकराता है, उसे अरेबियन सी कहते हैं। देखिए यहाँ पर इस मैप में देखिए इंडियन ओशियन नंबर 3 पर शो किया गया है। ये आपको वाटर के पास दिख रहा है ना, ये इंडियन ओशियन है, ओके, इंडिया के वेस्ट में। अब आप इसमें देखिए नंबर 1 जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में अटलांटिक ओशियन का वाटर जो टकरा रहा है, इसका नाम है कैरेबियन सी। कैरेबियन सी इज़ द वाटर ऑफ अटलांटिक ओशियन विच टच द कोस्टल एरिया ऑफ मिडिल एंड साउदर्न अमेरिका। नंबर 2 पर है बच्चों मेडिटेरियन सी। देखिए आपको यूरोप और अफ्रीका के बीच में नंबर 2 लिखा हुआ दिख रहा है, इसका नाम है मेडिटेरियन सी। नंबर 3 इज़ अरेबियन सी, ये आपको दिख रहा है इंडिया के पास, इंडिया एंड अरब के बीच में। और नंबर 4 पर है तास्मान सी, ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड पर आप देखिए, इसका नाम है तास्मान सी। आप इन बड़े समंदरों का नाम जान गए होंगे। अब आप भी एक वर्ल्ड मैप लीजिए और उसमें ये चारों समंदर शो करिए। Oceans play an important role in defining climate and weather on Earth. When the sun shines over the ocean, then millions liters of water vaporize to form clouds. This water falls back to the earth in the form of rain or snow. Rivers and streams take water back into the oceans. This way, water cycle is completed. बच्चों, ओशियंस जो होते हैं, महासागर जो हैं, वो धरती का मौसम बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि जब धूप ओशियंस के पानी पर पड़ती है तो उसका बहुत सारा मिलियंस लीटर पानी जो होता है वो वेपोराइज होकर भाप बनकर क्लाउड्स बना देता है, बादल बन जाते हैं। और जब वो पानी वापस रेन की शक्ल में या स्नोफॉल की शक्ल में धरती पर वापस आता है तो रिवर्स के ज़रिए ये पानी वापस ओशियंस में चला जाता है और इस तरह ये वाटर साइकिल कंप्लीट होती है। Oceans are a huge store of marine life and vegetation. They provide nutrients to plants and animals that live in water. This influences the environment of the earth. The ancient youngers to very small and huge marine life live in oceans. Out of these is blue whale, the largest animal, while plankton is a tiny one
that also lives in the world. तो ओशियंस में जो है बच्चों, ओशियन समुद्री जीव और समुद्री पौधों का बहुत बड़ा ख़जाना होता है, और इसमें ओशियंस जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है वहाँ के प्लांट्स को और एनिमल्स को पानी में रहने के लिए, जिसकी वजह से अर्थ का एनवायरनमेंट पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। और वर्ल्ड के सबसे एंशियंट जीव, सबसे स्मॉल और सबसे बड़े जीव जो हैं वो मरीन लाइफ यानी समुद्री लाइफ में ही होते हैं। और ब्लू व्हेल आपको पता है सबसे बड़ा एनिमल है, सी एनिमल, लार्जेस्ट एनिमल। ब्लू यहाँ लिखा भी है, ब्लू व्हेल मे बी 70 to 100 feet लॉन्ग। These very small plants release oxygen while manufacturing their food. Only due to this oxygen, life started on this planet. Today, these plants give half of the Earth's oxygen. ये बहुत छोटे प्लांट्स जो होते हैं ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं जब वो अपना खाना बना रहे होते हैं, और सिर्फ इसी ऑक्सीजन की वजह से धरती पर, इस प्लेनेट पर लाइफ की शुरुआत हुई है। और अब भी पूरी धरती का आधा ऑक्सीजन समुद्री पौधों से ही मिल पाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे रिसोर्सेज फ्रॉम ओशियंस। सॉल्ट ऑन अर्थ। सॉल्ट इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इवन आवर टीयर्स आर saline. Can you imagine your meals without salt? Marine water contains about 3% common salt. सबसे पहली चीज़ जो हमें ओशियन से मिलती है वो है सॉल्ट, नमक। नमक हम सभी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, नमक के बिना तो हमारा खाना भी नहीं बन सकता, और ये हमें समंदर के पानी से मिलता है। और समंदर के पानी में 3% जो होता है वो नमक होता है। Do you know if all the salt of the ocean is taken out and spread over the surface of the earth, then the 152-meter deep layer of salt will be formed. यहाँ इन्होंने बताया बच्चों, इस लेसन में बताया गया है कि अगर पूरे समंदर में जितना नमक है, पूरे ओशियंस में सारा नमक निकाल कर धरती पर फैला दिया जाए तो 152 मीटर्स 152 मीटर गहरी लेयर बन जाएगी। यह है हिस्ट्री ऑफ सॉल्ट। इन द ओल्डर डेज द रोमन सोल्जर्स वर गिवन सॉल्ट एज अ पार्ट ऑफ देयर salary. About 700 years ago in Tibet, packets of salt were used as money currency. तो इन्होंने यहाँ बताया बच्चों कि पुराने ज़माने में रोमन सोल्जर्स को उनकी सैलरी सॉल्ट की शक्ल में मिलती थी, और 700 साल पहले तिब्बत में नमक के पैकेट्स को करेंसी की तौर पर या मनी के तौर पर यूज़ किया जाता था। है ना बड़ी हैरानी की बात। इससे हमें नमक की इम्पोर्टेंस का पता लगता है। डू यू नो दैट महात्मा गांधी सिम्बोलाइज्ड सॉल्ट एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट? When the British government imposed tax on salt, then Gandhiji led an agitation and travelled up to Dandi in Gujarat. This is an important part of India's struggle for independence. क्या आपको पता है एक बार जब अंग्रेज़ी हुकूमत ने इंडियंस पर नमक का कानून लागू कर दिया था, जिसमें कि इंडियंस अपने आप अपने लिए नमक भी नहीं बना सकते थे, तब गांधी जी ने एक प्रोटेस्ट किया था और उन्होंने अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून तोड़ा था। गुजरात में डांडी नाम की जगह पर जाकर उन्होंने और इंडियंस के साथ मिलकर नमक बनाया था, अंग्रेज़ों का कानून तोड़ा था। और ये हमारी स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लिए एक बहुत बड़ा कदम था, बहुत बड़ा हिस्सा है ये हमारी आज़ादी की लड़ाई का, नमक का कानून तोड़ना। तो पहला रिसोर्स था जो हमें मिलता है ओशियन से, नमक। दूसरा है पेट्रोलियम। 1/5 of the world's petroleum comes from wells dug under the surface of the seas. पूरी दुनिया में जितना पेट्रोलियम हमें मिलता है उसका 1/5 पार्ट पेट्रोलियम जो है वो समंदर के नीचे से मिलता है। इंडियाज़ बिगेस्ट ऑयल फील्ड्स आर इन द अरेबियन सी। इंडिया के सबसे बड़े जो ऑयल फील्ड्स हैं, तेल के कुएँ हैं, वो अरेबियन सी में हैं।
पेट्रोलियम इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्यूल एंड एनर्जी। आपको पता ही है कि पेट्रोलियम जो है वो एक बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का और फ्यूल का। एज ए फ्यूल यूज़ होता है ना, गाड़ियाँ चलती हैं इससे। अब नेक्स्ट कौन सा रिसोर्स मिलता है हमें समुंदर से और ओशियन से? न्यूट्रिशन। द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म केम टू अर्थ फ्रॉम द सी। फिश, व्हेल एट्सेट्रा आर सी एनिमल्स दैट आर सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। दुनिया में सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो धरती पर आया वो सी एनिमल था, और इसी तरह फिश, व्हेल, ये सब सी एनिमल जो होते हैं वो न्यूट्रिशियस फूड के बहुत बड़े सोर्सेज होते हैं। पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन। अच्छा, जब हमें पानी की अहमियत का पता लग गया है कि पानी से हमें इतनी सारी काम की चीज़ें मिलती हैं, सबसे बड़ी बात पानी से तो पानी हमारे इस्तेमाल होता है पीने में और सिंचाई में, पौधे उगाने के लिए, ये सब काम जो है ये पानी से ही होता है। तो हमारे लिए पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसी के बारे में बात करते हैं, पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन। वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स फॉर ड्रिंकिंग एंड कल्टिवेटिंग फूड। हमें रिवर्स से पानी मिलता है पीने के लिए और फसलें उगाने के लिए। द एग्रीकल्चरल फील्ड्स आर इरिगेटेड बाय दिस वाटर। Boats sailing on rivers are an important means of transport. The river Yamuna flows in Delhi, but its blackish, filthy, foaming water is slowly killing all those animals that have been live in this river for a long period of time. तो खेती में जो सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत होती है वो इन्हीं रिवर्स के थ्रू आता है। बोट्स जो चलाई जाती हैं पानी में वो एक बहुत बड़ा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और इसी तरह से आपको पता है यमुना रिवर जो है वो बहुत सारे कामों के लिए उसका पानी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे वाटर इतना पॉल्यूटेड हो गया है कि उसके अंदर मौजूद जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो वाटर एनिमल्स हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। It is because of our houses and factories that a lot of polluted material is discharged into rivers. This pollutes river. Soap water from houses, chemicals from factories and sewage pollutes rivers. A lot of chemicals and insecticides are used in agriculture. When it rains, these poisonous insecticides flow into the rivers. Finally, these rivers enter the sea and pollutes it as well. हमारे घरों से, फैक्ट्रियों से इतना पॉल्यूटेड मटेरियल, इतना सोप वाटर, केमिकल वाटर निकलता है, वो सब जाकर रिवर में मिल जाता है सीवर्स के थ्रू, और वो वाटर को पॉल्यूटेड कर देता है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर में खेती के दौरान जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स डाले जाते हैं फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए, वो सब भी धीरे धीरे से या तो हवा में चले जाते हैं या तो पानी में चले जाते हैं। और जब वो बारिश होती है तो वो सब पॉइजनस इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं वो रिवर में चले जाते हैं। फाइनली दिस रिवर्स एंटर द सी, और फाइनली ये रिवर्स कहाँ पहुँचती हैं? सी में जाती हैं, और सी को भी पॉल्यूटेड कर देती हैं, समुंदर के पानी को भी पॉल्यूटेड कर देती हैं। तो उसका नुकसान समुंदर की मछलियों को उठाना पड़ता है। समुद्री जीव बीमार पड़ जाते हैं या मर जाते हैं। इंक्रीजिंग डेंजर ऑफ पॉल्यूशन इन ओशियंस। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज सेंड ऑयल थ्रू ऑयल टैंकर्स। जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ होती है ना, जहाँ पर ऑयल पेट्रोलियम निकाला जाता है और सप्लाई किया जाता है पूरे देशों को, तो वो बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स को भेजती हैं। सेंड ऑयल थ्रू ऑयल टैंकर्स टू अदर कंट्रीज़, दूसरी कंट्रीज़ को भेजती हैं वो टैंकर्स के थ्रू। वेन एवर देयर इज़ एनी एक्सीडेंट ऑफ दीज टैंकर्स देन ऑयल स्पिल्स ओवर द वाटर कवरिंग लार्ज सरफेस ऑफ द ओशियन दस पॉल्यूटिंग इट। तो कभी कभार जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है समुंदर के बीच में किसी शिप वगैरह का, तो वो उस शिप के थ्रू जो ऑयल भेजा जा रहा था वो सब पानी पर ऊपर सतह पर गिर जाता है, और जिसकी वजह से एक वहाँ का पानी जो है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। बर्ड्स फ्लोटिंग ओवर दिस वाटर गेट देयर विंग्स स्टक इन ऑयल।
जो वहाँ पर बर्ड्स फ्लोट कर रही होती हैं, ऊपर ही ऊपर पानी पर तैर रही होती हैं, उनके विंग्स ऑयली हो जाते हैं। देन आफ्टर विच दे कांट फ्लाई, उसके बाद वो फ्लाई नहीं कर सकती। फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म डाई ऑफ सफोकेशन ड्यू टू लैक ऑफ एयर। और जब पानी के ऊपर ऑयल आ जाता है, ऑयल गिर जाता है, तो वाटर के नीचे की तरफ ऑक्सीजन नहीं जा पाती, जिसकी वजह से दम घुटने से उसके अंदर के फिश और बाकी के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दम घुटने से मर जाते हैं। Pollution in sea and oceans affect even those that live far away. You will ask how? पॉल्यूशन सी और ओशियंस के अलावा दूर रहने वाले लोगों पर भी बुरा असर डालता है। अब आप पूछोगे कैसे? The answer to this question is that the oil on the surface of the ocean evaporates and the poisonous part of it enters far and wide in clouds. तो जब ये पॉल्यूशन ऑयल की शक्ल में या किसी भी शक्ल में ओशियंस का पॉल्यूशन जब इवेपोरेट होता है, पानी जब भाप बनता है तो ये पॉल्यूशन भी भाप बनकर क्लाउड्स बन जाते हैं। और जब ये कहीं दूर जाके स्नोफॉल या रेनफॉल या बारिश की शक्ल में जब ये वापस ज़मीन पर आता है तो ये बहुत दूर दूर की जगहों को भी पॉल्यूटेड कर देता है। When it rains then pollution spreads. जब भी बारिश होती है पॉल्यूशन फैल जाता है वो सब तरफ। Do you know that pollution from the burning of oil well in Iraq, that is West Asia, has reached the Himalayas? क्या आपको पता है कि इराक़ में तेल के कुओं में लगी हुई आग का पॉल्यूशन हिमालय माउंटेन पर पहुंच गया था? इसी तरह से बहुत दूर है बच्चों हिमालय और तेल के ये वाले इराक़ के कुएं, लेकिन ये वाटर इवेपोरेट होके गया, क्लाउड्स बने, उन क्लाउड्स ने जाकर स्नोफॉल किया हिमालय माउंटेन्स पर और वहाँ पर वो पॉल्यूशन पहुँच गया। Wonderful and interesting points. Mariana Trench is the deepest part of Pacific Ocean on this earth. It is more than 11 kilometers deep. बच्चों ट्रेंच कहते हैं खाई को, तो मारियाना ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशियन का सबसे गहरा पार्ट है ऑन दिस अर्थ, सबसे गहरी खाई है। इट इज़ मोर देन 11 किलोमीटर्स डीप, ये 11 किलोमीटर से भी ज़्यादा गहरी खाई है। द ह्यूज ब्लू व्हेल ईट्स स्मॉल ऑर्गेनिज्म। ब्लू व्हेल जो मैंने आपको बताया सबसे बड़ा जीव है, वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म को खाती है जिसका नाम है क्रील, विच इज़ ओनली 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक क्रील का साइज़ होता है 6 सेंटीमीटर। दीज लिव इन ह्यूज क्राउड्स ग्रास कॉल्ड शोल। These shoals can be 5 meters deep. One blue whale can eat 4,000 kilogram of creels in a day. ये क्रील्स जो होते हैं वो बहुत बड़ी ग्रुप में रहते हैं और एक दफ़ा में एक दिन में ब्लू व्हेल 4,000 किलोग्राम क्रील्स खा जाती है। The huge white shark has wide jaws. These have razor-like triangular teeth. Each tooth is more than 7.5 centimeter long. अब बात आती है बच्चों द ह्यूज वाइट शार्क। उसके जॉज बहुत बड़े बड़े होते हैं और उसके ब्लेड की तरह से ट्राइंगुलर शेप के टीथ होते हैं और एक टूथ का साइज़ 7.5 सेंटीमीटर होता है।